बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर से तबाही के दहाने पर खड़ा है और ऐसे में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब एक भरपूर जंग की शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। 5 दिन से जारी इस तसादुम ने खित्ते को आग में झोंकने के करीब ला खड़ा किया है और आलमी बिरादरी में बेचैनी पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास अधूरा छोड़कर फौरी तौर पर वाशिंगटन वापस पहुंच चुके हैं, जबकि इसराइल ने अपने शहरियों को तेहरान छोड़ने की हिदायत दी है, जिसके जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइलियों से तमाम शहर खाली करने का मुतालबा किया है। दोनों तरफ से धमकियां और शदीद अल्फाज का तबादला हो रहा है। सवाल यह है कि इसका अंजाम क्या होगा और क्या आगे चलकर कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि दुनिया की इस्तेमाली ताकतें इसराइल जैसे मुल्क जो कि लाखों फ़लस्तीनी मुसलमानों का कातिल है, उसके बजाय ईरान को बार बार क्यों तनबीह कर रही हैं। G7 ममालिक की तरफ से ईरान को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब करार देना भी कई हलकों में सवाल निशान बन चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत 20 से ज़ायद ममालिक ने इसराइल से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उधर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत भी एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी है। मखसूस नशिस्तों के केस ने मुल्क की सियासी फ़ज़ा को हिजान में मुब्तला कर रखा है, तो फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और केस अपने अंजाम के करीब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये केस मुस्तक़बिल की सियासी सिमत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा या एक नई सियासी मुसीबत बनकर उभरेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती जमातों में से किसका मुकद्दर बदलने जा रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मोहम्मद इरशाद अली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होते हैं। तेहरान वहाँ पर जो सूरत हाल है वो क्या होने चले जा रही है इस खित्ते के, उस खित्ते के लोगों के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। जो आने वाले बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के और ईरानी सदर के, उससे तो देखकर ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है, और अगर वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है तो वो ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि जो उसके आसपास दीगर ममालिक है उनके लिए भी किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है, उसमें बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं। हर कोई ये सोच रहा है आगे जाके क्या होगा। और जिस तरह से इसराइल को शय हासिल है, न सिर्फ अमेरिका की, जैसे आपने ख़ुद कहा है, G7 ममालिक और दुनिया के बड़े ममालिक की, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया में दहशत फैलाई हो, जिसके ऊपर मर्जी चढ़ दौड़े, जो 70,000 से ज़्यादा बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनियों का कातिल हो, और वो ईरान के ऊपर जारहाना हमला करे। उल्टा ईरान को ये कहा जा रहा है कि वो अदम इस्तेहकाम का बायस है, या ईरान को लोग इल्ज़ाम उठा रहे हैं। बिलखसूस ये जो बड़े ममालिक है, और इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। असल में बात वही है जी, ताकत की दुनिया, जो ताकतवर है सब उसी के साथ खड़े होते हैं। ईरान की डेफिनेटली कुछ गलतियां अपनी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने प्रॉक्सीज को इस तरीके से आगे सपोर्ट करने के बजाय। जी जी ब्रिगेडियर साहब, उन गलतियों के हवाले से जानना चाहेंगे, आप किस किस्म की गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट में गुज़श्ता 15-20 सालों में जो प्रॉक्सीज़ को प्रमोट किया गया वो नहीं करना चाहिए था। अपने मुल्क की तरक्की के ऊपर, अपनी दफाई सलाहियत के ऊपर, अपने अवाम की फलाह बहबूद पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। बहरहाल वो तो भी पास्ट का हिस्सा है, वो तो हो गया। आज अगर हम देखें तो ईरान जारे नहीं है, ईरान के ख़िलाफ़ जारियत हुई है। ईरान जो कुछ कर रहा है अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ईरानियंस एक बड़ी डिटर्मिन्ड नेशन है, उनके अपनी हिस्ट्री है, वो इस तरीके से कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि उनको इस तरह से बॉम्बिंग करके, उनको उनके शहरों की तबाही करके उनको सरेंडर में मजबूर कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला। ये जंग या ईरानियंस दूसरों से डिफरेंट है। ईरान की पूरी कौम अपनी, इसमें तो कोई शक नहीं, जिस तरीके से ईरान ने भरपूर जवाब दिया है उससे ऐसे लग रहा है कि ईरान फ़लस्तीन नहीं है, ये ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो इसराइल के लिए या किसी भी और दीगर ममालिक के लिए तरनवाला साबित हो सके। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज की, मैं डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे बयान आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हैं, जो कि जंग का खात्मा होगी। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान को कैसे देख रहे हैं, वो भी इस तनाजुर में कि जब उन्होंने अपने शहरियों को भी जो कि अमेरिका के हैं उन्हें भी इसराइल छोड़ने के हवाले से अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं, और यहाँ तक कि ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने का मशवरा दिया है। वो कहना क्या चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में? वो ईरान को बेसिकली कोर्स करना चाह रहे हैं कि ईरानियन सरेंडर कर दे
और अमेरिका की जो स्पॉन्सर्ड डील थी जिसमें मुज़ाकरात भी होते रहे ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में, उस पर डील कर लें और उसके बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। यही एक उनकी मंतक है, वो कहते भी चले आ रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ईरान को डराते धमकाते भी हैं कि आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा, और इतना नुकसान उठाने के बाद भी अगर आपने मुआहदा ही करना है या आपने सरेंडर करना है तो बेहतर अभी कर लिया जाए। ये दो मकसद है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बात क्लियर है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि ईरानियंस डिफरेंट नेशन है। देखिए, ईरान के पास जो लूज करने के लिए कम है, इसराइल के पास लूज करने के लिए बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक छोटा मुल्क है, कैजुअलिटी सेंसिटिव है, उसके चंद एक शहर है, जब उनकी 2 बंदरगाहें, जब वहां पर तबाही होगी, ईरान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान तो रकबे के लिहाज से इसराइल से कई 100 गुना बड़ा मुल्क है, तो इसराइल के पास लूज करने के लिए ज़्यादा है। इसराइल की तबाही ज़्यादा होगी, हो भी रही है। ईरानियंस के जो भी असासे हैं, जो भी उनके एसेट्स हैं, वो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और तेहरान सिर्फ एक शहर नहीं है। वो दूसरी बात है कि जो कि दोनों मुल्कों के दौरान जो कि ज़मीनी फासला ज़्यादा है और इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका के दी हुई, तो ज़ाहिर उनके एयर अटैक्स भी ज़्यादा मौसर लग रहे हैं, उनके मिसाइल भी ज़्यादा टारगेट्स हिट कर रहे हैं, बट जवाब तो ईरानियंस भी दे रहे हैं। इससे मसले का हल नहीं हो सकता। मसला हल होना है बातचीत से, और ईरान को रिस्पेक्ट। लेकिन उस बातचीत की तरफ तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी जो है ना, वो कहते हैं ना, जलते पर तेल का काम करें। चलिए, मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त दीजिएगा। रिजवान रज़ी साहब, मैं बेसिकली जो एक यूं कह लीजिए एक नक्शा खींचना चाह रही हूँ गुफ्तगू का, वो ये कि बाकायदा तौर पर थोड़ा सिंपल कर लेती हूँ इस चीज़ को। अब आपको लगता है कि अमेरिका खुद मैदान जंग में उतरने वाला है? देखिए, अमेरिका की मालियात उसको इजाज़त नहीं देती। जो उसके पिछले हफ्ते के अंदर बॉन्ड्स मार्केट के अंदर जिस तरह अमेरिका की तमाम ऑफर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। चाइना ने तो उस वक्त से बाइकाट कर दिया था जब इन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाकी जो इंडिविजुअल मल्टीनेशनल जो हैं, जो बॉन्ड मार्केट के ज़रिए अमेरिकी हुकूमत को कर्ज देती थी, उनमें से भी एक भी नहीं आया। अच्छा। इसका मतलब है कि अमेरिका को आलमी मंडी से कर्ज नहीं मिल रहा। और आपको पता है कि $5 ट्रिलियन का तो उनका सालाना सिर्फ अपनी गवर्नमेंट का लॉस है, जो उन्होंने इस तरह ओपन मार्केट से बेयर करना होता है। एंड चाइना वाज द लार्जेस्ट क्रेडिटर। एक तो ये बात इसको साइड पे रख लीजिए कि माली तौर पे उसको नहीं करती, वो बढ़ के मारने के आदी है। ये जो अभी बात, ये भी भड़क मानी मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ। ये जो उन्होंने कहा ना कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, वो बेसिकली उनसे जर्नलिस्टों ने सवाल किया कि ये जो फ्रांस के जो सदर हैं, वो जा रहे हैं सुलह के मिशन के ऊपर। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया तीनों मिलके ईरान को कायल कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे वापस आ जाए। सही। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वो ही इज द बुली, अमेरिकन सदर जो हैं वो एक बहुत बड़े बुली हैं, वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, वो 10 मई के बाद से वो मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुलह करवा के दिया उनको, ठीक है। तो वो हर दूसरे दिन, मतलब अब तक 14 मरतबा वो मोदी का मजाक उड़ा चुके हैं, तो वो बुली हैं। तो उन्होंने ही ट्राई टू बुली फ्रेंच प्रेसिडेंट चांसलर जो थे, उनको उन्होंने बुली करने की कोशिश की कि उसने जो सुलह करवानी है, मैं उससे बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, चले यहीं पर एक चीज और ऐड ऑन कर लें। उनको तो बुली करने की आदत है, लेकिन हम ईरान का जो तर्जे वो कह लेना कि मामलात हैं या तर्जे सियासत है या रियासती निज़ाम चलाने का जो तरीक़ाकार है, उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब चूँकि इस तमाम तर जंग को लीड कर रहे हैं, ईरानी सदर का ट्विटर पर यह पैगाम कि गुस्से का तूफ़ान आने वाला है, सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। अगर ईरान किस किस्म का सरप्राइज दे सकता है आने वाले 24 घंटों में या आने वाले 48 घंटों में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, 2-3 स्ट्रेटजीज बदली हैं। ब्रिगेडियर साहब मेरी रहनुमाई फरमाएंगे इस हवाले से। पहले वो जो हैं वो बराह रास्त उन्होंने मिसाइल मारे, दरमियान में रोक लिए गए। अब वो पहले ड्रोन फेंकते हैं या ऐसे मिसाइल फेंकते हैं जिनके ऊपर वार हेड नहीं होती, तो एंटी मिसाइल सिस्टम उसमें इंगेज हो जाता है, तो असल वाले मिसाइल जाके लग जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक छोड़े हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक ईरान ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक नहीं चलाए। ठीक है, जब वो चलेगा तो फिर पता लगेगा। अब ये देख रहे हैं, ये वेस्ट देख रहा है या इसराइल देख रहा है कि अभी इन्होंने अपने असल एसेट को यूज ही नहीं किया, तो ये इतनी डिस्ट्रक्शन तक पहुंच रहे हैं। तो जब ये उनके जरिए आएंगे तो ये क्या कुछ करेंगे। ठीक है, इसीलिए
मुझे मैं बज़ाहिर एक तालिब इल्म के तौर पे ये देख रहा हूँ कि वेस्ट जो है एक साइड पे यूरोप जो है वो सुलह करवाने के लिए चल पड़ा है, क्योंकि यूरोप को अपनी पड़ी है। अमेरिका ने रिसोर्सेज जो है वो यूक्रेन वॉर से इधर शिफ्ट कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि उधर वो रूस के खिलाफ ढीला पड़ जाएगा यूक्रेन, तो वो इसलिए वो इस जंग को बंद करवाने के लिए यूरोप ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यूक्रेन की तरफ रिसोर्सेज कंसंट्रेट। चलिए मुफाहमत की तरफ तो जरा बाद में आते हैं, लेकिन हमने दीगर दो मेहमानों का भी इस चीज के ऊपर तज्जिया ले लूं। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, जो मैंने दोनों बयानात सामने रखे, और मैं अग्री करूंगी रिजवान रज़ा साहब की बात से कि डोनाल्ड ट्रंप को तो वाकई बोली करने की आदत है, लेकिन आप उनकी गुफ्तगू की संजीदगी किस हद तक देख रहे हैं? और फिर ईरानी सदर का जो एक पैगाम है कि तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अभी भी अगर ईरान जीत नहीं रहा तो हरगिज हार भी नहीं रहा। आप क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी विद इन 24 आवर्स और विद इन 48 आवर्स? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता यह है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये फेज 2 है, जिसे ट्रंप जो है वो इसके तकमील के लिए जा रहा है। जरा अब आप देखिए कि हम इसराइल के ईरान तक के सफर को देखते हैं। देखिए ना, ये ऑपरेशन रजीम चेंज है, वो किस तरह, देखिए पहले आप आ जाइए उर्दन, मिस्र, शाम, फिर इराक, फिर अब आप ईरान की तरफ आ जाइए। पहले इन तमाम ममालिक को कमज़ोर किया गया दिफाई तौर पर, माशी तौर पर। जब बिल्कुल तबाह हाली की तरफ चले गए तो फिर आप ईरान की तरफ आ गए हैं। फिर आप ज़रा आ जाइए कि आयतुल्लाह खमेनी की तरफ बात की गई है। डिफेंस मिनिस्टर जो इसराइली है, उन्होंने कहा कि आपको सद्दाम का हशर याद रखना चाहिए और आप पर भी अटैक हो सकता है, ये अपनी जगह पर। फिर आप देखें कि जो शाह ईरान है, उनके पोते की जो तस्वीर आई है और उनके पोते को रजीम चेंज का जो हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, होता है या नहीं होता। लेकिन ये मेरे नज़दीक ऑपरेशन रजीम चेंज है, ताकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत ईरान को भी कमज़ोर कर दिया जाए। ये पूरा होता है या नहीं होता, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर आपको क्या नजर आता है, किसका पलड़ा भारी नजर आता है अनवर रज़ा? देखिए ज़रिया, मैं एक इवेंट पे भी था, वहां पे मेरी एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर से भी बात हुई। वो बिल्कुल इस बात पर बज़िद है, उन्होंने कहा या हम नहीं रहेंगे या हम रहेंगे। हम इसराइल को इस तरह नहीं स्पेयर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आ जाते हैं जो ट्रंप के बयानात की तरफ। देखिए, ट्रंप जब वाशिंगटन के G7 ममालिक के इजलास से निकले हैं, वहां पर उन्होंने अमेंडमेंट करवाई है उस प्रेस रिलीज की। वो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसके बाद वो वाशिंगटन चले गए। वहां पर उन्होंने बात की है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। वो देखिए ना, तेहरान को, उनके अवाम को कह रहे हैं खाली कर दें। आप जरा देखिएगा, इसराइल भी यही कह रहा है, ट्रंप भी यही कह रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आवाम है वो इस मौजूदा रजीम के खिलाफ खड़ी हो जाए। जब वो इसमें नाकाम हो चुके हैं तो आप, मुझे डर लगता है कि आने वाले आइंदा 2 से 3 रोज में शायद ईरान पर ज्यादा जोर के साथ हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान इस हवाले से पूरी कुव्वत के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहते हैं या तो ये जंग हम जीतेंगे या इसराइल को हम शिकस्त देंगे। और आपने जो अनवर साहब बात की ना, मैं आप ही का गुफ्तगू का हवाला लेकर शाह साहब की तरफ पास ऑन करूंगी, क्योंकि मुझे इसी सेगमेंट में मजीद आगे चलकर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात करनी है। निशात साहब, अनवर रज़ा की प्रेडिक्शन है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में ईरान पर बड़ी यूं कह लीजिए कि भारी तादाद में जो है ना वो असलहे की भरमार की जा सकती है और हमले वहां पर किए जा सकते हैं। आपको भी ऐसे लग रहा है G7 ममालिक के हवाले से जो आने वाले एलामिया है उसके बाद? देखिए, G7 का जो एलामिया है, वैसे तो शर्मनाक का लफ्ज होना चाहिए ऐसे एलामिये के बारे में, खास तौर पर जहां एक से ज्यादा ममालिक इकट्ठे हों और वो इस किस्म की गुफ्तगू करें, तो ये खैर मुनासिब, मुझे तो बहुत बड़ी अजीब लगी। और कहने को वो G7 है, लेकिन जो बात अनवर रज़ा कर रहे हैं उसमें अब जो मामला है वो काफी हद तक इस तरफ ही जाता नजर आ रहा है। अगरचे कि अगर आप मुझसे पूछें जाती राय, सिर्फ ओपिनियन जाती राय पूछें, तो मेरी नजर में इसराइल को शिकस्त हो चुकी है और ये वो तस्लीम भी कर चुका है। उनके जो एडवाइजर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो इसराइल के अहदाफ थे वो पूरे नहीं कर सके। ये अब तक की मैं आपको बात करने लगा हूं, कल क्या होगा वो एक डिफरेंट डिबेट है। हुआ ये है कि इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया वो फलस्तीन नहीं बना सका ईरान को, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसको जो रिटेलिएशन फेस करनी पड़ी, आप देखेंगे अगर मोसाद के हेडक्वार्टर तक ईरानी मिसाइल पहुंच गए हैं, तो अभी आपको रजी साहब ने कहा कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए, तो कहीं ये ख्याल जरूर मौजूद है वेस्टर्न नेशन का कि इसके बावजूद अगर वो मोसाद के या इंटेलिजेंस के जो नेटवर्क्स हैं वहां तक अगर उनकी अप्रोच है, तो फिर इसराइल का कोई कोना जो है वो ईरान से छुपा हुआ नहीं है। इसराइल बहुत बड़ा नहीं है। तो जो बरसात अगर हो गई मिसाइल्स की, और खास तौर पर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जिसे आप कहते हैं, उनको इस्तेमाल शुरू किया गया, तो फिर शायद ट्रंप के पास इसराइल को बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा।
ये जो कल वो भागे हैं G7 खत्म करके, जो उनके नजदीक जंगबंदी से बड़ी बात थी, वो बड़ी बात यही थी कि मेरी नजर में इजराइल के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कहीं ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही। देखिए, अगर इसराइल ने कोई खातर खा कामयाबी हासिल की होती तो ट्रंप बहुत कंफर्टेबली ये कह रहे हैं, और ट्रंप तो डिसेप्शन का नाम है, ट्रंप तो बुलिंग का नाम है। वो ना सिर्फ डिसेप्शन करते हैं बल्कि बुलिंग भी करते हैं। बुलिंग इसलिए करते हैं कि वो किसी ऐसी टर्म की तरफ जाएं जहां पे डर के जो है ना वो डिसीव होके कोई बंदा जो है वो कबूल कर ले। अब ईरान का मामला इस वक्त ये है कि जब खिफत हो जाती है, जिस तरह हम मोदी के मामले में बार बार जंग में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो खिफत सामने आ जाए और अपनी इज्जत बचाना मकसूद हो, तो फिर दो सूरतें रह जाती है। एक तो ये है कि आप किसी की मदद से इस काबिल हो जाएं, जो कि अब अमेरिका अगर वो मदद फराहम करे तो मुमकिन हो सकता है कि वो उस तरह कितने की जंग की इसके बात। निशात साहब मुख्तसर सा कमेंट कीजिएगा आपकी नजर में कि अमरीका जो है वो इस जंग में आएगा, शामिल होगा। जो लॉजिक रजी साहब ने दी है मैं उसको ज्यादा बेहतर कंसिडर करता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर माशी मामला जो है ना वो दुनिया के लिए बहुत संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ये जो बुलिंग की जा रही है इसका मकसद ये है कि इज्जत के साथ जंगबंदी की तरफ जाया जाए, क्योंकि कतरी जो स्पोक्समैन जो वज़ारत ख़ारजा है उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी इस तरह का है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि इसराइल की सुबकी को जो है वो दुनिया में जो हुई है उसको कंट्रोल किया जाए, और कोशिश ये की जा रही है कि ईरान के खाते में डाल के ये जंगबंदी कराई जाए। तो मेरे नजदीक ये हो सकता है कि खिफत में अगर कोई ऐसी कार्रवाई कर दे, लेकिन ये याद रखें ट्रंप खुद कह चुके हैं कि रूस, चीन और शुमाली कोरिया की इन्वॉल्वमेंट का उन्हें भी अंदाजा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो जंग है ये किस तरफ जा सकती है और किस नौयत की हो सकती है, खासतौर पर जब चीन ने अपने लोगों को और ये शुमाली कोरिया ने इन लोगों ने अपने शहरियों को वापस बुलाना भी शुरू कर दिया है। तो फिर जो मामला है वो बहुत बढ़ जाएगा और वो माशी मामला जो है वो शायद फिर किसी के कंट्रोल में किस हद तक बढ़ेगा, और पाकिस्तान के उसके ऊपर बिलवास्ता या बिला वास्ता क्या असरात मुरतब है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान पर इस जंग के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, खित्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कितना इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त क्या पाकिस्तान इस वक्त किसी परेशानी में है? अगर खित्ते में ये आग जो है वो मजीद बढ़ती चली जाएगी, कि इसके बिल वास्ता या बिला वास्ता क्या असर पाकिस्तान की मईशत पर मुरतब हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने मुख्तसर से मैं कमेंट दूंगी अपने सभी नाज़रीन का, सभी मेहमानों का। रिजवान रज़ी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान का इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है? क्योंकि जिस वक्त से, जिस लम्हे से इस जंग का आगाज़ हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और पाकिस्तान के दोनों ऐवानों की तरफ से जो हिमायत का ऐलान किया गया है वो सबके सामने है। देखिए, इस वक्त आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने यानी दफ्तर ख़ारजा ने 23 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका बयान जारी किया है। अच्छा, मेरे पास इत्तला थी कि 43 की तरफ से कॉन्सेंट थी। अच्छा। लेकिन कुछ ममालिक की रिक्वेस्ट के ऊपर उनका नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया कि वो फिलहाल अमेरिका या इसराइल को या वेस्ट को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे। तो सब ममालिक का एक मुश्तरका पॉइंट ऑफ व्यू आए, उसके लिए 53 ममालिक का एक इजलास बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान, ब्रुनाई दारुस्सलाम और इंडोनेशिया और आज़रबाईजान, ये ममालिक उसके लिए बाकायदा कोशिश कर रहे हैं और उसमें ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया जाए। अगर हम देखें तो पिछली हालिया पाक भारत जंग में भी और यहाँ पे भी हमें पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर बहुत एक्टिव नजर आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान ने सफारती हवाले से जॉर्डन को मजबूर किया कि ना सिर्फ वो इसराइल के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करे, बल्कि वो ईरान के हक में बयान भी दे। और आज उनके जो शाह अब्दुल्ला हैं उनका बयान आ गया है और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जॉर्डन की स्पेस को वो इसराइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। तो मेरा मतलब है पाकिस्तान जितना सपोर्ट कर रहा है सफारती हवाले से, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ईरानी पार्लियामेंट के अंदर गूंजने वाली आवाज़ें सुन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कल भी मैंने इस प्रोग्राम में इसी गुफ्तगू का हवाला दिया था कि तशक्कुर पाकिस्तान का नारे जो हैं वो ईरानी पार्लियामेंट में लगाए गए। ब्रिगेडियर साहब, मौशी असरात क्या मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई जंग के हवाले से?
जी जाहिर है पाकिस्तान इसी खित्ते में वाक़ है। पाकिस्तान के ईरान से बॉर्डर मिलता है और काफ़ी तवील बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान ईरान के करीबी रवाबत भी हैं, तजारती रवाबत भी हैं। अगर ईरान में ये जंग की आग पूरे मुल्क में फैलती है तो इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान के तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर तक आ जाएगी। उसके फैक्ट्स तो आते ही आते हैं, मुआशी फैक्ट भी आते हैं और उसके अलावा भी मिलिट्री इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ये इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान को। इस दुनिया में जैसे रिजवान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया में अगर फ्रंट फुट पे आके कोई मुल्क भी ईरान के साथ खड़ा है तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, बावजूद इसके कि हमें बहुत सारी शिकायत भी रही हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर हम ईरानियन की सपोर्ट कर रहे हैं और ईरानियन की सपोर्ट करना इस ओवरऑल इन्वायरमेंट में कोई इतना आसान काम नहीं है, जो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट तो उसके आ सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान ने अपने तमाम ऑप्शंस बड़े इंटैक्ट रखे हुए हैं और पाकिस्तान बिलखसूस मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली इजराइल या इन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को ख़तरा हो सकता है। उन्हें मूडी की सूरत में एक फैशिस्ट यहाँ पर मौजूद है जो कि बड़ा भाई है नेतन्याहू का। लेकिन मूडी को जो 10 मई को सबक मिला है दुनिया ने देख लिया है। तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह डिटेरेंस जो है वो भी डिटेरेंस को ढकी छुपी नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें यहाँ पर करना चाहूँगा जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे। देखें ईरानी ये भी फैक्ट है कि अभी तक इसराइल ईरान के जो जौहरी तनसीबात हैं उनको अभी तक टारगेट नहीं कर सका। तो ये क्या सराइयाँ हो रही हैं कि वो अभी तक ये क्या सराइयाँ हो रही हैं कि अमेरिकन जो बंकर बस्टेड बॉम्ब्स हैं जिनकी जो कि ज़ेर ज़मीन 200 फुट तक जाके वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी शायद यूज़ करें और वो एक डिसाइसिव चीज़ होगी। और उसके लिए मेरे ख्याल कि बहुत देर तक ये इंतज़ार करेंगे। जंग इतनी लंबी ले जा नहीं सकते। लंबी जंग ईरान को सूट करती है, इसराइल अमेरिका को सूट नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि ईरान जब इसराइली ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करेंगे तो इससे भी हमें सिर्फ बयान नहीं समझना चाहिए। अल्लाह खुदा न खासा ने ये किया तो इस सेगमेंट के लिए जरा वक्त मुख्तसर है, पर मैं आप ही की बात को लेकर आगे बढ़ूंगी कि ये लंबी जंग इसराइल और अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते जबकि ईरान अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इरशाद साहब, अगर ईरान भी इस जंग को लंबे अरसे तक अफोर्ड करता है तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? मैं प्रिसाइजली इसके हवाले से बात करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी जैसे ही इस जंग का आगाज हुआ आपको पता है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस में रात गए ही 7 रुपए और 5 रुपए इजाफा हो गया, जो इसका बराह रास्त पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा। अगर ये खुदा ना खास्ता ये $130 पर चली गई तो आप ये समझिए कि कोई तकरीबन 6, 7, 8 अरब डॉलर जो है वो आपको एक्स्ट्रा जो है अपनी दरामदी बिल में जो है वो ऐड करना पड़ जाएगा। और पाकिस्तान जिन माशी हालात से गुजर रहा है और जितनी टाइट फिस्कल सिचुएशन है इस वक्त उसके अंदर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये अगर फर्ज कीजिए ये पास ऑन होता है कंज्यूमर पर तो जैसे जैसे पास ऑन होगा वैसे वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो फिर थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड हर चीज जो है वो महंगी होना शुरू हो जाती है। और फिर चाहे वो एग्री इनपुट्स हों चाहे आपकी रोजमर्रा की शिया हो कुछ भी हो वो सब की सब महंगी होनी शुरू हो जाती है। अभी बजट में कोई टैक्स नहीं लगा उसके बावजूद दुकानों पे जाएं तो हर चीज के ऊपर जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं और वो कह यही रहे हैं कि टैक्स लग गया तो इसलिए ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकता है। जहां तक बात ईरान की है, देखिए ईरान जो है ईरान जंगें लड़ता आया है। ईरान को मालूम है कि जंगें कैसी लड़ी जाती हैं और उसने बड़ी तवील जंगें लड़ी हैं। सो तवील जंग के मामले में ईरान को कभी कोई प्रॉब्लम बज़ाहिर नहीं आएगा क्योंकि जब तक उसकी असासे इंटैक्ट हैं अगर उसकी रिफाइनरीज काम कर रही हैं उसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है चीन को भी और इंडिया को भी और दीगर ममालिक को भी। तो उस वक्त तक जब तक उसके असासों पे अटैक नहीं किया जाए उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो ये बंकर वाली मामला ये जो बॉम्ब की बात हुई है ये अगर ऑफिशियली अमेरिका ने ईरान के हवाले उसके इसराइल के हवाले किया ईरान पर चलाने के लिए तो फिर शायद दुनिया जो है ना वो उसका जो नक्शा है वो बहुत तेजी से तब्दील होगा क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो है वो उसकी एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया जाए और ईरान खामोशी से बैठे रहे। बिल्कुल ऐसे ही। अनवर साहब, अब क्या असरात होंगे जिनका यूं कह लीजिए कि इमीडिएट इफेक्ट आएगा पाकिस्तान पर?
ज़रिया, माशी तौर पर तो बड़े इफेक्ट होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए कि ईरान से पाकिस्तान में पेट्रोल, एलपीजी और रोज़मर्रा की जो अशिया है वो स्मगल होकर पंजाब तक आती हैं, और ये पाकिस्तान की जो एक बड़ी खासी जो लोग हैं यहाँ पर वो वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं और पंजाब तक आती हैं, वो इफेक्ट होंगी। आप देखिए कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, साथ बाजारी में इजाफा होगा, माशी तौर पर पाकिस्तान को इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आपने देखा भी कि 5 रोज़ हुए हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा भी हो रहा है और मजीद भी होगा। लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि हमने माशी तौर पर तो अपने, देखिए पाकिस्तान जो है अपने सरहद को तो तब्दील नहीं कर सकता, अपने हमसाये को तो नहीं बदल सकता, तो हमें डेफिनेटली ईरान के साथ ही खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना भी पड़ेगा। उसकी वजह मैंने आपको पहले बताया था, उर्दन, मिस्र, शाम, इराक, ईरान के बाद फिर आपको पता है हमारी सरहद भी ईरान और पाकिस्तान के साथ साथ है। फिर आप अगर ये भी देखें कि पाकिस्तान को किस तरह कमजोर करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के जरिए। फिर हम ये भी कहते हैं कि देखिए कि जिस तरह ड्रोन, इसराइली साख्ता ड्रोन और जो दिफाई एक्सपर्ट्स थे वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए इस कशीदगी में। हमें पता है कि इसराइल हमारा बराह रास्त दुश्मन है, ईरान का हो ना हो हमारा भी बराह रास्त दुश्मन है। फिर आप देखें 2011 का उनका एक शॉट निकाल कर देख लीजिए, उसमें भी पाकिस्तान को धमकी दी गई। अब हालिया नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, तो हमें भी इसे संजीदा लेना पड़ेगा। माशी दबाव और माशी इफेक्ट अपनी जगह पर, लेकिन हमें दिफाई तौर पर भी देखना पड़ेगा और हमें अपने हमसाया मालिक के साथ खड़ा होने पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखिए, वरना इसराइल, अमेरिका भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को जिस तरह पहले कमजोर कर रहा है और इस तरह माशी तौर पर कमजोर करने के साथ साथ आप देखिए बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करवाए जा रहे हैं। लिहाजा में इन सारी सिचुएशंस को भी देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप माशी तौर पर मजबूत होंगे तो फिर आपको इखलाकियात भी याद आएंगी, आपको अपने डिफेंस भी याद आएगा। अब तो जंगें जो है वो माशी तौर पर एक दूसरे को कमजोर करने के लिए लड़ी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए एक ब्रेक ले, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई ने अपनी बहनों के तवस्सुत से एक पैगाम बाहर भिजवाया जेल से, जिसमें उनका कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक थी उसको अगले 2 हफ्तों के लिए मौखर किया गया है। और वजह यह है कि जो इस वक्त खित्ते की बदलती सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये अहम फैसला लिया गया है और ऐसे में पाकिस्तान की आवाम का मुत्तहिद होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इस गुफ्तगू का हवाला या इस बयान का हवाला मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज जो मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत थी उसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अब आने वाले दिनों में जजेस साहिबान क्या फैसला करते हैं, क्या नहीं करते, वो कहते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, ये नशिस्तें किसको मिलेंगी, ये जाहिर सी बात है आपने भी बैठकर सोचना है, हमने भी बैठकर सोचना है, लेकिन फैसला तो आखिर में अदलिया ने करना है। लेकिन इस सब के बावजूद फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने जो आज क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दिया वो नोट किया था। मैं चाहूँगी कि पहले वो आप सुनिए, फिर हम आगे से गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। That this is a case which involves the most important thing of our constitutional framework, which is that the will of the people must be represented in parliament, both in terms of general seats as well as in the reserved seats. Your lordships must exercise complete justice. अगर कंप्लीट जस्टिस आपके ख्याल में इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, अलाउ कर दो। दैट्स द राइट अप्रोच सर। इट इज ओनली व्हेन योर लॉर्डशिप्स आर कन्विंस्ड अबाउट कंप्लीट जस्टिस दैट योर लॉर्डशिप विल सी we will not let the will of the people of Pakistan be defeated by technicalities and by a mala fide election commission. Absolutely mala fide. ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आपकी जजमेंट कह रही है, 11 लोग कह रहे हैं सर। मैं फिर यही कहूँगी कि जजेस साहिबान ने फैसला करना है कि ये नशिस्तें किसका मुकद्दर होंगी या किसका नहीं होंगी। लेकिन जो फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी गुफ्तगू में चंद जुमले कहे हैं उसमें से सिर्फ एक जुमले का इंतखाब करके मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि क्या टेक्निकलिटीज़ थी क्या नहीं थी। इसकी बेस पर जो आवाम ने वोट दिया है और जिसको वोट दिया है उसके ऊपर रख कर जजमेंट्स देनी है, मुकम्मल कुल्ली जजमेंट्स देनी है या फिर दरमियाना इंसाफ करना है, इसका फैसला जजेस साहिबान ने करना है। लिहाजा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि किसको मिलने जा रही हैं ये मखसूस नशिस्तें, अब तक की जितनी भी प्रोसीडिंग्स रही हैं। रिजवान रज़ी साहब, देखिए ये रिव्यू का केस है और रिव्यू के अंदर 186 आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कंप्लीट जस्टिस का कवर लेकर आइन को रीराइट कर दिया गया। अच्छा। यानी आइन के अंदर जो 3 दिन की इजाजत थी उसे बढ़ा के 18 दिन कर दिया गया। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें की गई जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन में कुछ और लिखा है, आप कुछ और हुक्म दे रहे हैं, ये वजाहत फरमा दीजिए कि आपके हुक्म पे अमल करना है या इस पे करना है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के
3 जज बैठ के या 10 जज बैठ के आइन को रीराइट कर सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट का काम है, उसमें तरमीम कर सकते हैं। ठीक है। इस पे नजरसानी पे यहाँ पे आया हुआ है, और नजरसानी के अंदर टेक्निकलिटी सिर्फ अगर कोई खामी रह गई हो, इन साहब ने पूरे हफ्तों लगा के अपना केस जो है वो किया है, और आखिर में आके अगर उन्होंने मर्सी के ऊपर ही डिसीजन मांगना है और आइन और कानून को नजरअंदाज करना है, तो भाई आप इतने दिन आर्गुमेंट क्या करते रहे? आप ये ये पूछना बनता कह रहे है, हैं कि ये सिद्दीकी साहब से पूछना बनता है, फैसल सिद्दीकी से, भाई फैसल सिद्दीकी साहब आप इतने दिन आर्गुमेंट क्या करते रहे? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक मर्सी पिटीशन भी डालने लगे, इससे अच्छा। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा सही। कि हम एक मर्सी भी आपके सामने लेके आएंगे। तो अगर आपने मर्सी ही सीख करनी थी तो फिर इतने दिन से आर्गुमेंट क्या कर रहे थे? ठीक है। और इस केस में जो जजेस साहिबान पहले जजमेंट दे चुके हैं, जो उन्हीं में पहली से एक judgment है, जज ये साहब उस पे नजर भी, सानी 2 है। जजेस साहिबान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। जी, जी। तो सर अपने ही दिए गए फैसलों के ऊपर अब उनका स्टांस क्या होगा? उनका स्टांस वही है, उनकी ऑब्जर्वेशंस में नजर आ रहा है ठीक जो है। पहले उन्होंने दिया था, क्योंकि ये वो जजेस हैं जिन्होंने उससे इख्तलाफ किया था मेजोरिटी जजमेंट से, जो यहाँ पे 2 मौजूद हैं। जी निशात साहब, ये जो मुमकिन फैसला होगा, आपको लगता है पाकिस्तान की जो सियासी बसात है उसको बिल्कुल पलट कर रख देगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी बसात को पलट देगा। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर फर्ज कीजिए ये तहरीक इंसाफ को भी सीटें दे दी जाए, तब भी कोई खास जो है मामला जो है वो होता हुआ आपको नजर नहीं सर आएगा। हुआ ये ना, जैसे जब पहले मामलात सीटें दे दी गई थी तो इलेक्शन कमीशन माना ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को नहीं। 3 दफा कहा गया, इलेक्शन कमीशन फिर भी भोला बच्चा बनकर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी का फरीक बन गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात तो है नहीं। आपको इलेक्शन कमीशन तो भोला नजर आता है, वो वकील नजर नहीं आता जिसकी तरफ रजी साहब ने, वो भोला नजर नहीं आता जिसने मुझे तो वो वाकई नजर नहीं आ रहा। मुझे फैसल सिद्दीकी से या किसी और वकील से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो वकील एक सियासी जमात का वकील है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात नहीं है। इलेक्शन कमीशन आइन के ताबे है, उसने आइन को इंश्योर करना है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो सर पहले इंश्योर करता ना, जब फैसला आ गया उसके ऊपर इंप्लीमेंट करता, उसके बाद लगा देता नजरसानी की पिटीशन भी। देखिए इंप्लीमेंट अगर आइन से बाहर निकलकर कोई फैसला आएगा, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि वो आइनी इदारा है, उस पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा मुझे ये बताइए, आइन से बाहर निकलकर जजिस साहिबान ने, तौहीन अदालत से मैं इल्तिजाई करूंगी, ये ना ही लगे मेरे पे, लेकिन फैसला क्यों किया होगा? देखें आप बात समझे, इसमें तौहीन अदालत की बात नहीं है। ये बात ये है कि बाज़ औक़ात अगर कोई फर्ज करे, कोई भी एक जज साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, वो कोई भी फैसला करते हैं, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। जज साहब भी, उनका फैसला भी। मसला ये है कि आप नशाद 1 मिनट, मजे की बात ये है कि जिन्होंने ये फैसला किया है उन्होंने इसकी आज तक कोई रीजनिंग ही नहीं दी। उन जजेस ने 3 खत लिख दिए कि ये फैसला के इतलाक करो, लेकिन उसकी वजूहात नहीं दी। आज की डेट तक उसकी वजूहात नहीं दी गई कि ये हम फैसला क्यों कर रहे हैं। यही तो असल में ट्रेजेडी है। जिन जजेस ने फैसला किया था बड़े एहतराम के साथ, वो अब भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो ये फैसला दें ताकि हमारी एंकर को पता चले। एहतराम कर रही हूँ, नशाद साहब भी एहतराम करें, सभी मिलकर एहतराम करें। मेरा सवाल ये, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एहतराम करता? नहीं, किसका एहतराम करें, लिख के देना। एक बात ये है, देखें आप बात को समझें। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि मैं इस फैसले पे अमल नहीं करूंगा। उसने एक जस्टिफिकेशन डिमांड की, या आप वजाहत डिमांड की, सॉरी कहना चाहिए। अब मामला ये है कि जिन जज साहिबान ने ये दिया, कोई भी फैसला कोई भी जज करता है, रिव्यू का ऑप्शन क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि अगर फर्ज कीजिए कि कहीं पर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आइन की गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है, आइन से कोई बंदा बाहर निकल जाता है, कोई जज साहब भी गलती कर सकते हैं ना, जज भी इंसान होते हैं, तो रिव्यू के अंदर उस गलती को दुरुस्त कर लिया जाए। अब ये जो मामला है, रजी साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली जब ये फैसला आया, इस फैसले को चाहे मेजॉरिटी जज की बात की जाए, चाहे माइनॉरिटी की बात यह है कि इसके अंदर एक झोल है जिसके ऊपर वजाहत मांगी इलेक्शन कमीशन। अगर तो जज साहिबान ये समझते हैं कि वो झोल वाकई मौजूद है, तो फिर तो ये इसका फैसला, ठीक है। अगर वो समझते हैं कि नहीं मेजॉरिटी जजेस का फैसला ठीक है, तो वो उसको इंडोर्स कर देंगे। सो रिव्यू का मतलब ही ये होता है कि आपसे कहीं कोई गलती हो गई। अब मसला सिर्फ ये है कि ठीक है नौशाद साहब, मैं जो आपकी बात समझ पाई हूं ना, अगर मैं उसी का हवाला लेकर आगे बढ़ूं कि भाई आपसे गलती हो गई, आपने उस गलती की तस्दीक करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती अनवर रजा ने की, रिजवान रजी साहब जो है ना ब्रिगेडियर साहब से माफी मांगेंगे, भाई गलती अनवर रजा की तो अनवर रजा ही माफी मांगेंगे, लेकिन फिर हमने क्या किया, हम 26वीं आईनी तरमीम लेकर आ गए। अब ब्रिगेडियर साहब उसूली तौर पर उन्हीं जजेस साहिबान, अगर तो ये तरमीम ना आती तो ये केस उन्हीं के पास जाना था, वही बता देते कि क्या मसाइल है क्या मसाइल नहीं है। यहाँ पर गलती किन्हीं और जजेस साहिबान की थी,
दुरुस्त है या नहीं है, इसका मुकदमा बैठकर कोई और जज साहिबान सुन रहे हैं? इतना आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं। ज़ाहिर है आईनी बेंच यकीनन बना है, इतना आसान ये नहीं केस है, मैं भी आईनी यही बेंच कह नहीं रही हूँ। सुनना था। और नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इतना आसान इसलिए नहीं है कि आईनी बेंच की कंपोजिशन है ना, ये केस आईनी बेंच नहीं सुनना है, तो जो आईनी बेंच का हिस्सा है वही सुनेंगे। बात तो बड़ी क्लियर है, आईनी तरमीम के बाद तो डेफिनेटली इस तरह के केसेस उन्हीं के पास जाना है। किसी ने बाय डिज़ाइन तो ये नहीं किया उन जजेस को बाहर निकाल के यहाँ पर रखा है। सर, और आप ये भी कह हमें रहे हैं कि बाय ध्यान में डिजाइन रखना है नहीं कि हुआ, पेशावर पूरी हाई कोर्ट कौम जानती है बाय डिजाइन हुआ है, नहीं पिक एंड चूज हुआ है, नहीं, ये तो हम पूरी तो कौम थोड़ी नहीं कह रहे हैं, ये तो जानती, वहां पर बैठे हुए जज साहिबान खुद कह रहे थे। पूरी कौम नहीं जानती, ये सिर्फ एक मखसूस तबका जानता है जिनके इसके साथ स्टेक्स हैं, ये तो बहुत क्लियर है। और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो इनके खिलाफ आया था, वो सबसे यकीनन, पहली बिल्कुल बुनियादी ऐसा ही है। फैसला तो वही था ना। तो ये नहीं तो ये नहीं है कि शुरू से फैसले इनके हक में आए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इनके हक में दे दिया, अभी रिव्यू पिटीशन है, उसमें जजेस हैं, हमें इंतजार करना चाहिए जो भी फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर किसी किस्म की हमें क्या शराइयों से इसलिए भी गुरेज करना चाहिए कि अदालत में है। और मेरा नहीं ख्याल इससे कोई भुचाल आएगा कि ये बहुत बड़ा इसे तूफान बर्फा पाकिस्तान में इतना कुछ हो चुका है, अभी तक कुछ हाल नहीं आया। ये आपने क्या कहते हैं, फैसला अगर किसी के हक में आ गया, अवल तो आया था तब बुछाल आया था ना, अब तो किसी और के पास अगर निशिस्तें चली जाती है तो मजाल है कि बुछाल आ जाए। नहीं, भूचाल आने की बहुत सारी रीज़न होती हैं, भूचाल ऐसे नहीं आया करते। आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा ना कि साबिक चेयरमैन पीटी इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुल्क में 2 हफ्तों के लिए एहतजाजी तहरीक मौखर कर दे, कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ अपने बंदों के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ वाशिंगटन में मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, देख लें क्या है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि अपने ही चीफ के खिलाफ इन सिचुएशन में आप दूसरे मुल्क में मुजाहरा कर रहे हैं और उस मुजाहरे को भरपूर आप सपोर्ट भी कर, इधर कहते हैं 2 हफ्ते के लिए तारीख मौखर कर दीजिए। तो मैं कहना चाहूँ इतना आसान नहीं है ये पोलिटिकल टोटल सारी की सारी एक गेम है, इसमें जो भी आगे जाके देख लेंगे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन तक पता चल जाएगा। जो इस वक्त वाकई आपने जो आर्मी चीफ का हवाला देके जो आपने गुफ्तगू की उसको यकीनी तौर पर मैं भी कंडेम करूंगी, लेकिन आप एक अदालत में चलने वाले केस को सियासी मामलात के साथ या सियासी एहतजाज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बहरहाल अनवर रज़ा, मुझे ये बताइएगा, ये किसको एक तो रिलीफ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है, और दूसरा ये भी कि आईनी बेंच मुकम्मल इंसाफ की नुक्ता नजर से किसी तीसरे फरीक को रिलीफ दे सकता है? देखिए जनाब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो गलतियां हुई हैं, जिसका फ़ायदा जो मुखालफिन है वो हासिल भी कर रहे हैं। और जहां तक केस की बात है, देखिए सब जुडिस मामला है और अभी टेक्निकल जो गुफ्तगू हुई और जो जजेस ने अपना माइंड अप्लाई किया उसी से हम फोर्स ही कर सकते हैं। फैसल सिद्दीकी के जो आर्गूमेंट्स थे, तो मुझे लगता यह है, मैं बिल्कुल इस पर दायरा अदालत फैसला करेगी, लेकिन चूंकि बीइंग ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मैं जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, लगता यह है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलेंगी, क्योंकि टेक्निकल उनको बहुत ज़्यादा उनसे गलतियां हुई हैं। और दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आपको ज़रा बताऊं ना, जब आपका इंतखाबात का तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद है तो इस नशिस्तें मिलने के बाद वो किसी फरीक को भी मिले, वो नशिस्तें अपनी जगह पर जी वो जिसको मर्जी मिले, उससे ना तो मुल्क में कोई बौछार आएगा और ना कुछ होगा। यही इस तरह सिस्टम चलता रहेगा। ये 5 साल इसी तरह रहेगा कि इंतखाबात ठीक हुए नहीं हुए, नशिस्तें उनको मिल गई, ये इसी तरह चलता रहेगा। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरा बजट पेश हो चुका है, 3 साल रह गए हैं और 2 साल निकलेंगे, 1 साल आखिरी इंतखाबात का होता है। तो मुझे लगता यह है कि ये सारे जो हालात है, वाकयात हैं, इसी तरह कभी नशेब फराज आएगा, कभी कमी आएगी, एक लम्हे को मान लिया जाए ये रिश्ते मिल गई हुकूमत को और डिवाइड हो गई, नून लीग में चली गई, पीपल्स पार्टी में बढ़ गई, जाहिर सी बात है फिर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी। अब आगे आने वाला जो फिर एक जो मुल्क का सियासी मंजरनामा होगा वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं 27वीं देखना, जब 26वीं आईनी तरमीम में आपके मेजॉरिटी जो चीजें थी वो रिजॉल्व हो चुकी हैं, हल हो चुकी हैं, आपने आईनी बेंच तश्कील दे दिया, आईनी बेंच ने अपना काम कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद मैक्सिमम क्या होगा मुझे बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस पोजीशन में नहीं ना कि वो बाहर निकले, तहरीक का आगाज करें, नेवर एवर नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन मुत्तहिद ही नहीं, वो 1 पॉइंट एजेंडे पर एक नहीं हो सकते, तो फिर उन्हें आगे क्या करना है। ये सारे पार्लियामान के अंदर, अदालतों के अंदर इस तरह केसेस चलते रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर मचाती रहेगी,
कभी अदालतों के बाहर शोर मचाएगी, कभी इडाला जेल के बाहर मचाएगी, कभी पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, ये इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि गुजरते वक्त के साथ साथ हुकूमत जो है वो मजबूत होती चली जा रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों की वजह से कमजोर होती जा रही है और जो उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना, वो मुझे हाल होता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं हो रहा। अच्छा रजीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ना एक दरमियानी राह का ना हामी हूँ या मेरे ख्याल के अंदर ये होगा। मेरे ख्याल के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तें इस वक्त बची हुई हैं ये तकसीम होंगी और जिन फ्रीकैन में तकसीम होंगी उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पीटीआई को मिलेगा या पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेगा। क्योंकि अगर ये नशिस्तें पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के अंदर तकसीम हो गई तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की जो इस वक्त की इक्वेशन है उसके अंदर तब्दीलियां लाना पड़ेंगी क्योंकि पीएमएल-एन जो है वो पीपल्स पार्टी की एक मिनट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग सर, नजरिया जरूरत के जैसे माजी में सब कुछ होता रहा है वैसे ही एक और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त देखिए ना पीएमएल-एन को पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा नाज नखरे उठाने पड़ते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ कमी वाकया हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये सीटें बराबर में तकसीम होंगी सारे फ्रीकैन के अंदर और पीटीआई को भी मिलेंगी, बल्कि मेजर शेयर ही उसके पास जाएगा क्योंकि फैसला इस बुनियाद पे किया जाएगा कि किन्होंने बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था, उनका कोटा जो होगा रिजर्व सीटों का वो मिल जाएगा उनको। ठीक है, मतलब कि 80 पे से सारी सीटें नहीं मिलेंगी, 40 वाली सीटें 38 वाली सीटें रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मुझे लगता है जजिस के आपकी ऑब्जर्वेशन ये है और आप बाखबर साहब हैं, यहाँ पे मैं आपकी नहीं मैं डिस्क्लेमर जारी कर दूं को कोई वो तो नहीं कहूंगी कि ये कोई तज्जिया है, इसको मैं खबर मैं अनवर रजा की तरह ना तो कोई लीडर हूं। I will reserve your comments रिजवान रशीद साहब। अगर सीटें बटेंगी तो सीटें फिर उसी कानून के तहत बटेंगी जिस जो आइन और कानून में लिखा हुआ है, ये कोई खास फॉर्मूला नहीं आएगा वरना वो फिर चैलेंज हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, लेट्स सी के जजेस साहिबान क्या फैसला देते हैं और ये किसका मुकद्दर बनती हैं। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।